और जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण तय किया जाए। आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, वो आर्थिक पिछड़ापन उसमें नहीं है। इसलिए उसमें आर्थिक कोई कैटेगरी पैदा करना ये तो उचित नहीं लगता है। ये आरक्षण की मूल भावना के, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कि जनगणना में बात इसलिए है कि भाई कितना किनकी संख्या है, जिसके आधार पर हम जो डिस्क्रिमिनेशन है समाज में उसको दूर कर सके। लेकिन बीजेपी का वो इरादा नहीं है। जो दबी कुचली जातियां हैं उनको अपमानित करना, उनको लांछित करना, ये उनका इरादा है। बुद्ध की धरती है, यहाँ हिटलर की विचारधारा नहीं चलने वाली है और आरएसएस बीजेपी हिटलर की विचारधारा पर देश को चलाना चाहते हैं। सर, अभी अभी आपने सुना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि कोटे में सब कोटा है SC ST के लिए, तो उस पर सर आप क्या कहना चाहें? कई लोग इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि SC ST में इससे एक बंटवारा होगा और जिस तरह से वो एकजुट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं ये एक नुकसान होगा उनके समाज के लोग ऐसा कह रहे हैं। आपकी क्या सोच है? इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस फैसले से जो हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि किनकी समाज में क्या संख्या है जिससे कि उस अनुरूप उनका आरक्षण दिया जा सके, इसकी गिनती हो जाए। और इसीलिए जो बिहार में जाति जनगणना हुई उसको राष्ट्रीय स्तर पर कराने की ज़रूरत है। और जो अभी कम कोटा मिला हुआ है उसी कोटे के भीतर कोई कोटा बनाने के बजाय वास्तविक जो संख्या है उस अनुरूप, जैसे बिहार ने 65% आरक्षण विधानसभा में किया, हालांकि हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया, उसको भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में उसे डाला जाए ताकि कोर्ट की बाध्यता न रहे। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर हो और जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण तय किया जाए। इससे आपस में झगड़े की गुंजाइश नहीं बनेगी, बल्कि जिनका वास्तव में जितना हक है वो हक मिलेगा। एक तो उस कोर्ट के फैसले से हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से ये आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, वो आर्थिक पिछड़ापन उसमें नहीं है। आज भी कितना भी आप बड़े हैसियत वाले हो जाएं, लेकिन अगर आप दलित हैं तो जाति पूछ के आपको अपमानित करने की कोशिश की जाती है। अभी भी मतलब और जगह की बात छोड़ दीजिए, अभी पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर ने जो किया तो ये ठीक वही मानसिकता है जो गांव में दलित वर्ग के लोगों की जाति पूछ करके उनको अपमानित करने की कोशिश होती है। और भाजपा ने तो इस बार पार्लियामेंट में वो पूरा हरकत की। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ही आधार है आरक्षण का, जिससे कि डेमोक्रेसी में उनकी भागीदारी बढ़ाया जा सके। इसलिए उसमें आर्थिक कोई कैटेगरी पैदा करना ये तो उचित नहीं लगता है। ये आरक्षण की मूल भावना के, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सर, एक सवाल ये भी है कि कई जो उसके समर्थन, जो इस तरह के फैसलों का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि वैसे लोग नहीं चाहते हैं कि जो और पिछड़ी जातियां हैं SC समाज में, सो उनका विकास नहीं होने देना चाहते हैं। उनके हिस्से का जो है आरक्षण जो है कुछ जाटव या किसी यादव समाज या OBC में वो खा रहे हैं। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये ठीक है कि मान लीजिए कि मतलब दलितों में भी जैसे मुसहर हैं, डोम हैं, या जिनको बिहार में महादलित कैटेगरी में रखा गया, तो ऐसी जातियों के अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, उनके और विकास और तरक्की की ज़रूरत है। और इस लिहाज से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की उनको ज़रूरत है। तो मूल वहाँ पर प्रश्न आरक्षण से मामला हल होने वाला नहीं है, उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मामला ज़्यादा है। और इस लिहाज से उनको रोज़गार देने का सवाल, अभी अभी जो
बिहार में जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था, और ये बात निकल के आई थी कि बिहार में 34% ऐसे लोग हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से भी कम है। और उस समय की महागठबंधन की नीतीश सरकार ने ये घोषणा किया था कि हम ऐसे गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे। तो अभी बिहार में हमने वादा निभाओ हक दो अभियान चला रखा है, और हम ये कहने जा रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं कि नीतीश सरकार ने जो उस समय वायदा किया था कि हम 2 लाख रुपया प्रति परिवार ऐसे परिवारों को देंगे, तो वो दे, अपने वादे पर पूरा खरा उतरे। तो देश में भी यह स्थिति है और देश में भी इसको लागू करने की ज़रूरत है। जिस तरह से संसद में राहुल गांधी की जात पूछी जा रही है, आपने देखा होगा, उसी प्रकार जो है यूपी के जो है सदन में अपराधियों की जाति बताई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन अपराधी की जाति बताई जा रही है। केवल इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रा में तो बाज़ाब्ता कोशिश की योगी सरकार ने कि अपना जाति का नेम प्लेट, धर्म का नेम प्लेट लगाइए अपनी दुकानों पे, अपने ठेले पे, सब जगह। सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा किया कि उस पर रोक लगाया, लेकिन उनकी मानसिकता वही है, वे जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। मूल देखिए मामला है इंटेंशन का। उनकी जो सामंती प्रवृत्ति है, सांप्रदायिक सोच है, उससे वो बाज नहीं आ रहे हैं। जाति मान लीजिए कि जनगणना में बात इसलिए है कि भाई कितना किनकी संख्या है, जिसके आधार पर हम जो डिस्क्रिमिनेशन है समाज में उसको दूर कर सकें। उसका सोच उल्टा है, इनका सोच है जाति पूछ के अपमानित करने का। हम बोल रहे हैं कि यह कैटेगरी भी है ही सर्वेक्षण में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अंतर्जातीय जिन्होंने शादियां की हैं, तो एक कैटेगरी ऐसी भी है जो जाति को नहीं मानती है, जाति से ऊपर उठ चुके हैं वो परिवार या वो समाज। तो हमने तो बाज़ाब्ता डॉक्टर भीमराव के संविधान के जरिए हमने अंतर्जातीय विवाहों को प्रमोट करने की बात की थी कि इनको और प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए बाज़ाब्ता पुरस्कार दिए जाते थे। तो लेकिन बीजेपी का वो इरादा नहीं है। बीजेपी का इरादा असल में इस चीज़ को और बढ़ावा देना, जो दबी कुचली जातियां उनको अपमानित करना, उनको लांछित करना, ये उनका इरादा है। सर, जब ये चुनाव हुए थे तो चुनाव जिस मुद्दे पे जो सबसे ज़्यादा लड़ा गया कि संविधान कौन बचाएगा, और फिर जब चुनाव समाप्त हुए हैं तो बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं कि पूरे संविधान को एक बार में ना बदला जाए, उसके प्रावधान जो है धीरे धीरे ख़त्म किए जाए। और अभी सर एक नया फैसला सरकार ने लिया कि आरएसएस की बैठकों में सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं। क्या सोच है आपकी सर इस फैसले पर? देखिए, आरएसएस की बैठकों में कर्मचारी भाग लेंगे तो वही कर्मचारी भाग लेंगे जो पहले से आरएसएस में थे, इसलिए इससे कोई इजाफा नहीं होना है। उत्तर प्रदेश और बिहार और देश के अन्य हिस्सों ने बता दिया, बीजेपी सिंगल मेजॉरिटी में नहीं आई। अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि 4 जून सांप्रदायिक राजनीति के अंत का दिन है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भी बीजेपी को जनता ने सबक सिखाया, मुश्किल से 2 सीट जीत पाए। अब तो नारों के अर्थ बदल गए हैं। एक जमाने में वो कहा करते थे अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और अब तो नारा लग रहा है कि अयोध्या बद्रीनाथ झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। तो नारों के अर्थ बदल गए हैं। अब के दौर में सामाजिक न्याय की ताकतें, धर्मनिरपेक्ष ताकतें पूरे देश के संविधान को बचाने के लिए, संविधान के मूलभूत जो लक्ष्य थे धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, उसकी रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। बीजेपी रंग बदलती रहती है। चुनाव के दरमियान और चुनाव के पहले तो उन्होंने 400 पार, अब की बार 400 पार ये नारा लगवाते थे वो, और उनके कुछ उम्मीदवारों ने इसकी व्याख्या कर दी कि 400 पार क्यों चाहिए, तो संविधान बदलने के लिए चाहिए 400 पार।
लेकिन जब चुनाव हुए इन्हीं मुद्दों पर तो उन्होंने रंग बदल लिया। पहले अपने भाषण में ये कहा कि डेमोक्रेसी के और कॉन्स्टिट्यूशन के तो हम ही चैंपियन हैं। वाह जी वाह, क्या बात! चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, यही भाजपा है, यही भाजपा है। सर क्या लगता है, 400 का नारा दिया था लेकिन 240 पे सिमट गए। 2 बार बहुमत के शासन में मोदी जी रहे और अब 240 है और एनडीए 290 है। क्या लगता है कि कुछ भाजपा के मिजाज में शासन करने में इन 2 महीनों में ऐसा आपको लगता है कुछ अंतर आया है पहले के मिजाज में? हमने तो पार्लियामेंट में कहा कि जनादेश का सम्मान करिए, जनादेश को पढ़िए और उस अनुरूप आचरण करिए, लेकिन उनके आचरण में कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। वे अभी भी अपनी जिद पर, अपने एजेंडा पर अड़े हुए हैं, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। उसने इनको हिला जरूर दिया है, अगली बार वो सफाया भी कर देगी। बस एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से एक गुब्बारा बनाया हुआ था कि हिंदू राष्ट्र का, एक देश एक चुनाव का, और अब तो जाके 240 पे सिमट गए हैं, और लेकिन अभी कुछ ही समय में महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में और अगले साल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है भाजपा को जिस तरह से जनता ने जवाब दिया है, आने वाले चुनाव में किस तरह से फिर ये देश किस तरफ बढ़ेगा? देखिए, भारत बुद्ध की धरती है, यहाँ हिटलर की विचारधारा नहीं चलने वाली है और आरएसएस बीजेपी हिटलर की विचारधारा पर देश को चलाना चाहते हैं और ये देश को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और जहाँ तक धर्म की बात है तो ये धार्मिक लोग भी नहीं हैं। खरवास में बनाया हुआ वो मंदिर भी चूने लगा और ये 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा का हॉल भी चूने लगा। तो इसीलिए वो चलने वाला नहीं है, वो सब लोग समझ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जितने चुनाव होंगे भाजपा को शिकस्त खाना है, क्योंकि इस तरह की राजनीति देश को नहीं चाहिए, दोनों मोर्चों पर नहीं चाहिए। सामाजिक विद्वेष के मोर्चे पर भी नहीं चाहिए, और जिस प्रकार से वो तमाम संसाधनों को, तमाम संस्थाओं का निजीकरण करते हुए सबको अपने मित्र पूंजीपतियों के हाथे हवाले कर रहे हैं, आम आदमी पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, कॉरपोरेट का टैक्स माफ़ कर रहे हैं, तो आर्थिक मोर्चे पर भी यह रास्ता देश को मंजूर नहीं है। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आपने सुना काराकाट के सांसद राजा राम जी को, और जिन्होंने साफ साफ सरकार पे कहा कि किस प्रकार से जो है पूंजीपतियों के हाथ में पैसा और ज़्यादा जा रहा है, और किस प्रकार से अयोध्या से लेकर नई संसद तक जो है, अयोध्या का भी मंदिर जो बना खरमास के दिन में वो भी चुने लगा और नई संसद भी चुने लगी, और आने वाले समय में चुनाव में जनता और भी जवाब देगी भाजपा को। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।